नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों आज जो देखने वाले हैं राज्य सहकारी बैंक परीक्षा का 12वां वीडियो है और इस टॉपिक में देखेंगे हिंदी का सामान्य ज्ञान है, जिसके अंतर्गत वर्णमाला एवं संधि को देखने वाले हैं। यानी कि 30-30 क्वेश्चन का रहेगा, कुल मिलाकर इसमें 60 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। 60 एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से हिंदी में से टॉपिक आपको 10 अंकों का यहाँ पर पूछा जाएगा, तो फिर इम्पोर्टेंट बनता है। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। पिछले वीडियो में जो होमवर्क दिया था उसको देखे थे कि एक देश एक चुनाव पर केंद्र के बनाई कमेटी के अध्यक्ष कौन है, तो इसका जो जवाब आ जाएगा रामनाथ कोविंद जी रहेगा। आज का पहला प्रश्न देखते हैं, द्विगुण व्यंजन है। क्या बोला गया यहाँ पर? द्विगुण। तो द्विगुण व्यंजन कौन सा है? सही जवाब क्या जाएगा ड और ढ। ये जो दो अक्षर है ड और ढ, ये जो है द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आता है। दोस्तों जहां पर जरूरत होगी ना तो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जरूर बताऊंगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंठव्य व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन कंठव्य व्यंजन यानी कि जो कंठ से निकलने वाली व्यंजन है उसे कहा गया है? सही जवाब क्या जाएगा ग रहेगा। ग जो है कंठव्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। जैसे कि ये सभी क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जैसे क वर्ग है तो क वर्ग के जितने भी अक्षर है सभी कंठव्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। जैसे कि क ख ग घ अंगा, ये सभी जो 5 अक्षर है वो सभी कंठव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तीसरा प्रश्न है, ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ऊ जो है यहाँ पर क्या है, बड़ा वाला ऊ है। तो बड़ा वाला जो ऊ है वहाँ किस प्रकार का स्वर है आपको बताना है। तो इसका जो जवाब आ जाएगा दीर्घ स्वर के उदाहरण है। देखो दीर्घ स्वर का उदाहरण ना आपको देखने को मिलेगा है आ ई उ ए ओ और ओ। ये जितने भी शब्द यहाँ पर मैंने बताया है 6 शब्द, ये सभी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। अगला है, प किस प्रकार का व्यंजन है? आपको देखना है जो प शब्द है वहाँ किस प्रकार का व्यंजन है। ये रहेगा स्पर्श। आप बोल के देखो, प जो है अपने होठों को स्पर्श कर रहे हैं। यानी कि जितने भी प वर्ग के स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं वो सभी होस्ट व्यंजन के मतलब इसमें आते हैं। ठीक है, जैसे कि प वर्ग के अंतर्गत जितने भी शब्द आते हैं 5 अक्षर हैं वो सभी होठ को स्पर्श करते हैं। पांचवा प्रश्न है, छ, त्र, ज्ञ और श्र इनमें से किस वर्ग में आते हैं? ऐसा प्रश्न आपको बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, खासकर से जो व्यापम के एग्जाम होते हैं उसमें। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, छ, त्र, ज्ञ और श्र इनमें से किस वर्ग में आते हैं? तो ये रहेगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत यहाँ आते हैं। अगला है, नीचे लिखे स्वर में कौन से स्वर मध्य स्वर का उदाहरण है? तो एक देखो यहाँ पर क्या है, जीभ के प्रयोग के आधार पर कितना होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो अग्र है, मध्य है, पास्य है। जैसे कि ये जीभ है। अब ये जीभ है कि यहाँ का उच्चारण अलग होता है, यहाँ से अलग होता है, और एक होता है जो नीचे रहता है ना, वहाँ से उच्चारण अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि नीचे सॉरी स्वर में कौन सा स्वर मध्य स्वर का उदाहरण है? तो मध्य स्वर का जो उदाहरण है वहाँ आ रहेगा। आप एक बार खुद से बोल के देखो, आ शब्द कहाँ से आता है? बीच से, यानी कि हमारे जीभ के जो बीच है वहां से जो है इनका उच्चारण होता है। सातवां प्रश्न है, इस वर्ण या शब्द का उच्चारण मूर्धन्य या मूर्धन्य है? तो आपको देखना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसे शब्द है जिसके उच्चारण में मूर्धा या मूर्धन्य है। ये रहेगा ट रहेगा। जितने भी ट वर्ग के हैं सभी ये मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि ट, ठ, ड, ढ, न आदि सभी है। अगला है, निम्न में से ह्रस्व स्वर को पहचानिए। अब आपको देखना है ह्रस्व स्वर को पहचानना है। कौन सा रहेगा? ए सही जवाब रहेगा। यहाँ पर देखिए थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। दो चीज होता है, एक तो ह्रस्व स्वर होता है जिसे मूल स्वर भी कहा जाता है, और एक होता है दीर्घ स्वर जिसे गुरु स्वर भी कहा जाता है। जैसे कि अभी बताया था आपको, आ, ओ, ए, ये सभी क्या है? वो सभी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। अगला है, निम्न में से कौन सा अग्र स्वर है? तो अग्र स्वर मतलब जो सामने में आता है, तो ये रहेगा अग्र स्वर के अंतर्गत आता है, वहां आ रहेगा। अब जैसे कि अभी बताया था यहाँ पर, तो वो जो है जीभ के उच्चारण के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है अग्र स्वर में जो है ई ए ओ आते हैं। अगला है, निम्न में पंचमाक्षर ध्वनि है। तो पंचमाक्षर ध्वनि कौन से है?
यहाँ पर शब्दों से स्पष्ट है पंचमाक्षर यानी कि पांचवा जो अक्षर है वही पंचमाक्षर है। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन है इसमें न सही जवाब रहेगा, क्योंकि न जो है हिंदी में स्पर्श व्यंजनों का वर्ग पंचमाक्षर कहलाता है। जैसे कि टा वर्ग है, चा वर्ग है, पा वर्ग है, का वर्ग है, सभी क्या है पांच वर्ग है। तो पांच पंचे 25, 25 ऐसे शब्द है जो कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। हालांकि वो कोई जो है होंठ से होता है, कोई दांत से होता है, कोई ताल्लुक से होते हैं, बहुत सारे अलग अलग हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया पंचमाक्षर, तो त वर्ग के अंतर्गत जैसे कि त, थ, द, ध, न, यानी कि जो पांचवा अक्षर है वही पंचमाक्षर अक्षर कहलाता है। जैसे कि क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा, अंगा जो शब्द है पंचमाक्षर है। अगला है निम्नांकित में ऊष्म व्यंजन है, तो ऊष्म व्यंजन को आपको छांटना है। ह सही रहेगा, क्योंकि ह का उच्चारण करते हुए जो है हवा जो अपने मुंह से थोड़ा सा ज्यादा निकल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं ऊष्म व्यंजन, यानी कि श, श, स और ह, ये जो चार शब्द है वहाँ ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के प्रथम दो व्यंजनों को किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि क, ख, ग, घ, है ना। तो ये क्या है प्रथम दो अक्षर हैं, तो इसे कहा जाता है अघोष व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है अघोष व्यंजन। अगले है वर्णमाला किसे कहते हैं, आपको देखना है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। सही जवाब क्या जाएगा इनका वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को कहा जाता है वर्णमाला कहा जाता है। अगला है च वर्ग की ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है, तो च वर्ग के जितने भी ध्वनियाँ हैं वो सभी ताल व व्यंजन के अंतर्गत आती है। जैसे कि कौन कौन से हैं च, छ, ज, झ, इया, ये जितने भी शब्द है वहाँ ताल व व्यंजन के अंतर्गत आती है। जैसे कि इया शब्द कौन सा है पंचमाक्षर अक्षर है। अगला है पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान होता है, तो कहाँ से होता है ये नाक से होता है, स्वाभाविक बात है। जैसे कि अभी बताया था ना क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंगा नाक से हो रहा है। यहाँ पर च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया, तो इया कहाँ से हो रहा है ना से हो रहा है, नाक से हो रहा है ना। तो इसी तरीके से है। आपको जब भी आंसर लगाना है ना पहले एक बार खुद से बोल के देखना, एक बार खुद से अनुभव करके देखना, तभी जाके इसका आंसर लगाना है। 16वां प्रश्न है ख व्यंजन का उच्चारण स्थान है, आपको देखना है उच्चारण स्थान कौन सा है ख का, ये रहेगा तालव्य रहेगा। क वर्ग के अंतर्गत आता है क, ख, ग, घ, ng रहेगा। अगला है देवनागरी लिपि में कितने वर्ण मान्य हैं, तो देवनागरी लिपि में 52 वर्ण मान्य हैं, आपको याद रखना है 52 वर्ण को। अगला है हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्गों को कहते हैं। तो जब श्वासों का ही प्रयोग किया जाता है तो उसे कहा जाता है महाप्राण कहा जाता है। जैसे कि अल्प प्राण और महाप्राण होता है, गर्म वायु के साथ हकार की ध्वनि हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। जैसे क, ख, ग, घ, तो दूसरा और चौथा क, ख, ग, घ, तो ये क्या हो रहा है हवा का जो है श्वास का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इसे महाप्राण कहा जाता है। अगला है लघुत्तम वाग ध्वनि को कहते हैं, तो लघुत्तम वाग ध्वनि को कहा जाता है वर्ण कहा जाता है। जैसे कि हम बोल रहे हैं तो उसका सबसे लघुत्तम रूप वर्ण है। अगला है वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है, तो वर्णमाला में मात्रा का अर्थ मतलब होता है वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। अगर जैसे कि राम है तो राम में क्या है यहाँ पर मात्रा जुड़ रहे हैं ना, अगर इसे हटा देते तो क्या हो जाएगा रम हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें आ की मात्रा डालते हैं तो फिर उच्चारण का जो समय वह बढ़ रहा है राम। तो ये क्या है वर्ण के उच्चारण में लगने वाला जो समय है, यही वर्णमाला में मात्रा का अर्थ होता है। अगला है बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण कहलाते हैं, तो बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण कहलाते हैं वहाँ स्वर कहलाते हैं, यानी कि ये जो है किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। अगला है व्यंजन की परिभाषा है, तो व्यंजन की परिभाषा सबसे सटीक है स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, यानी कि इसमें स्वर चाहिए रहते हैं। जैसे कि ट कौन सा शब्द है, ट जो है एक व्यंजन शब्द है, लेकिन अच्छे से इसका उच्चारण करो ट, ये हुआ ट। अगला है उच्चारण स्थान की दृष्टि से त वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं, उच्चारण स्थान की दृष्टि से त वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं, ये रहेगा दंतव्य व्यंजन, दंतव्य व्यंजन कहलाते हैं यहाँ। इसके अंतर्गत जैसे कि हम देखे थे त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न, ये सभी आते हैं जो कि दांतों का प्रयोग होता है।
अगला है निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्पप्राण कौन से हैं मैंने आपको बताया था, क ग रहेगा, क्योंकि क यहाँ पर ख, ग यहाँ पर घ और अंगा, तो ये क्या है, जितने भी क और ग है ये सभी अल्पप्राण है, लेकिन ख और घ ये जो है महाप्राण है। क, ग और अंग जो है अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। यानी कि मैंने बताया था ना 5 शब्द होते हैं कोई भी चीज में, जैसे क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये जो है दोनों हैं वहाँ कौन से है, महाप्राण है, और ये तीनों जो है अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। अगला है वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है? तो स्पर्शी व्यंजन की जो संख्या है वह 25 है। मैंने बताया था 25 है। क वर्गम 5 है, च वर्गम 5 है, ट वर्गम 5 है, त वर्गम 5 है, प वर्गम 5 है, तो कुल मिलाकर होते हैं 25 होते हैं। अगला है हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? आपको देखना है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं। इसका जो सही जवाब क्या जाएगा, 4 रहेगा, 4 है। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और ऋषि के री, जिनके उच्चारण में कम या एक मात्रा का समय लगता हो उसे कहा जाता है मूल स्वर कहा जाता है। अगला है हिंदी, यहाँ पर हिंदी आ जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? आपको देखना है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है 11 है। जब भी व्यापम की तरफ से कभी भी पूछेगा जो वर्णमाला में स्वरों की जो कुल संख्या कितनी है, तो 11 है। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ऋषि की री, ए, ओ, औ रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, अम और आह कभी कभी जो है इसे भी शामिल करते हैं, लेकिन ये जो है अयोग वाह के अंतर्गत आता है। अगला है, लेकिन कभी भी आपको पूछता है ना इसमें मतलब कुल संख्या कितनी है स्वरों की, तो आपको 11 लगाना है। अगला है निम्न में अयोगवाह किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? विसर्ग को कहा गया है अयोगवाह। अगला है बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले कहलाते हैं। तो बिना अवरोध के जो उच्चारित होते हैं उसे कहा जाता है स्वर कहा जाता है, और व्यंजन तो किसी की सहायता लेना पड़ता है, स्वर की सहायता। इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है आपको देखना है। स्पर्श व्यंजन है ये सभी रहेगा, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ये सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। 31वां प्रश्न है, साष्टांग शब्द का संधि विच्छेद होगा। आपको देखना है कि जो साष्टांग है इसका संधि विच्छेद कहे तो फिर कैसा रहेगा। स धन अष्ट धन अंग, ये जो शब्द है वहां बिल्कुल सही है, डी नंबर का, और ये जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगले है कुलीन में प्रयुक्त प्रत्यय का सही विकल्प होगा। तो कुलीन में प्रयुक्त प्रत्यय का सही विकल्प कौन सा रहेगा? कुल धन इन, कुलीन। अगला है यदि उ और उ के बाद उ या उ से भिन्न कोई और स्वर वर्ण हो तो उसके स्थान पर वह हो जाता है, और यह विकार किस संधि से होता है, किस संधि में होता है आपको बताना है। ये रहेगा यन स्वर संधि के अंतर्गत होता है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, इसके साथ एक और सूत्र है, जैसे कि मान जाए अभी जैसे कि यहाँ पर बताया ना, उ या फिर उ को छोड़कर कोई अन्य स्वर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, ई या ई के बाद ई या ई को छोड़कर कोई और स्वर है तो उस तो जो है ई या ई के स्थान पर यह हो जाता है। जैसे कि अति धन अधिक, अति धन अधिक यानी कि अत्यधिक, यहाँ पर यह है क्या? नहीं है, लेकिन अति यानी कि ई आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है? आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने बताया ना ई या ई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आता है तो ये हो जाता है, यहाँ पर यह बन जाता है, वो भी आधा, तो फिर अत्यधिक इसका आंसर सही रहेगा। अगला है महर्षि का सही संधि विच्छेद चुनिए। तो महर्षि का सही अगर संधि विच्छेद देखा जाए तो फिर महाधन ऋषि रहेगा, जो कि गुण स्वर संधि का उदाहरण है। आ धन ऋषि के री बराबर अर हो जाएगा, ऋषि। अगला है सूर्योदय शब्द निम्न में से किस संधि का प्रकार है? तो जो सूर्योदय शब्द है वह गुण संधि का प्रकार है, क्योंकि यहाँ पर आ या आ के बाद उ या उ आए तो दोनों के मेल ओ हो जाते हैं। अगले है विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्यालय यानी कि कौन सी संधि है? विद्याधन आलय, ये क्या है? स्वर संधि के अंतर्गत आता है। विद्याधन आलय यानी कि आ के बाद आ रहा है इसलिए आ हो जाएगा। अगले है परिच्छेद शब्द का सही संधि विग्रह क्या है? तो परिच्छेद शब्द का सही संधि विग्रह जो है वह परिधन छेद रहेगा। व्यंजन संधि है, स्वर के बाद छ से छ हो जाता है, यहाँ पर अधच्चा और छ हो जाता है। अगला है संधि किसे कहते हैं?
दोस्तों ये प्रश्न ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जो है हिंदी के अंतर्गत जैसे कि मुश्किल से कितना 10 से 12 टॉपिक रहता है जो कि आपको एग्जाम के अंतर्गत यहीं से पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, संधि किसे कहते हैं? तो किसे कहा जाता है? वर्णों के मेल से, सॉरी वर्णों के मेल को, यानी कि दो वर्णों के मेल को कहा जाता है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार यानी कि परिवर्तन को संधि कहा जाता है। अगला है, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो कौन स्वर संधि का उदाहरण है आपको देखना है। सही जवाब आ जाएगा पवन रहेगा। पवन जो है स्वर संधि का उदाहरण है, जो कि पो धन अन यानी कि पवन, जो कि ओ का आ के साथ जब संबंध होता है तो फिर औ होता है। अगला है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से प्रकार से होते हैं? एक तो स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है। लेकिन स्वर के अंतर्गत 5 होते हैं, जैसे कि दीर्घ स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, यण स्वर संधि है और अयादि स्वर संधि होते हैं। अगला है, निम्न में से यण संधि का उदाहरण है। तो बताना है यण संधि का उदाहरण कौन सा है? मनु धन अंतर यानी कि मनवंतर जो है वहाँ यण संधि का उदाहरण है। जैसे कि क्या है, या उ के पश्चात उ या उ को छोड़कर कोई और अन्य स्वर हो तो उ या उ के स्थान पर व हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, मनु धन अंतर यानी कि उ के बाद आ रहा है, इसलिए मनवंतर इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, स्वर वर्णों का मेल होता है। तो स्वर वर्णों का मेल होता है स्वर संधि में। अगला है, का संधि विच्छेद होगा, ये रहेगा भूधन अर्जित यानी कि भूअर्जित इसका आंसर रहेगा। अगला है, पुनःश्चर्या का संधि विच्छेद होगा। तो पुनःश्चर्या का संधि विच्छेद कौन सा रहेगा? इसका जो जवाब आ जाएगा पुनः धनचर्या। पुनः धनचर्या बराबर पुनश्चर्या हो जाएगा। अगला है, भानुधन उदय की संधि होगी। तो भानुधन उदय की संधि क्या होगी? इसका जो जवाब आ जाएगा तीसरा नंबर यानी कि भानुदय होगा इसका आंसर। दीर्घ संधि का यहाँ उदाहरण है। अगला है, समान स्वरों के योग से संधि होती है। क्या बोला गया है? समान स्वरों के योग से जो संधि होती है वह कौन सी होती है? दीर्घ संधि के अंतर्गत यहाँ आता है। अगला है, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि का सही नाम चुनिए। क्या बोला गया है? सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि का सही नाम चुनना है। तो इसका जो जवाब आ जाएगा व्यंजन संधि आ जाएगा। अगला है, मतैक्य का संधि विग्रह है। आपको देखना है कि मतैक्य का संधि विग्रह क्या आ जाएगा? मत धन ऐक्य यानी कि मतैक्य होता है। अगला है, नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद है। तो क्या रहेगा नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद? इसका जो आंसर आ जाएगा नमः धन ते, यानी कि जब नमः धन ते लिखेंगे तो ये हो जाता है नमस्ते हो जाता है। कैसे हो जाता है यहाँ पर देखते हैं। यह विसर्ग संधि है। विसर्ग के बाद यदि ता या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है, यानी कि नमः धन ते यानी कि नमस्ते। अगला है, विजयोल्लास शब्द में प्रयुक्त संधि का प्रकार बताइए। क्या बोला गया है? विजयोल्लास शब्द में प्रयुक्त संधि का प्रकार बताना है आपको। तो गुण स्वर संधि का आता है। अगला है, मुनीन्द्र संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो मुनीन्द्र संधि विच्छेद का चयन करेंगे तो इसका जो जवाब आता है मुनिधन इंद्र, इसका आंसर सही रहेगा। ये जो है दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। ई धन ई बराबर ई हो जाता है, बड़ा वाला ई। अगला है, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? आपको देखना है कि इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। जैसे कि पवन, नमस्कार, मनोहर, संयोग। तो पवन रहेगा, पवधन अन, पवन। अगला है, इति धन यु में कौन सी संधि है? तो इति धन यु में संधि है वहाँ दीर्घ संधि के अंतर्गत यहाँ आता है। अगला है, नाविक संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो दोस्तों नाविक संधि विच्छेद का चयन करना है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? चौथा नंबर यानी कि नौ धन इक, नाविक। नौ धन इक मतलब होता है नाविक होता है। अगला है, निर्विकार में कौन सी संधि है? आपको देखना है कि निर्विकार में कौन सी संधि है। ये रहेगा विसर्ग रहेगा, क्योंकि निह धन विकार मैंने आपको शुरू से बताया था, जहां पर अह की मात्रा जो आता है वह सभी विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। और जो जैसे कि हलंत है तो ये समझ जाओ कि ये जो है व्यंजन है। अगला है, उज्ज्वल में कौन सी संधि है? तो उज्ज्वल में होता है व्यंजन संधि, यानी कि उत धन ज्वल, जैसे कि बताया था ना यहाँ पर हलंत आगे है तो स्वाभाविक रूप से ये पहचानने का एक ट्रिक है, उत धन ज्वल यानी कि उज्ज्वल। अगले है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें
व्यंजन संधि है, आपको देखना है कि किसमें व्यंजन संधि है, तो सत्कार में है, क्योंकि सत धनकार बराबर सत्कार, और ये जो है व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। अगले है, निराधार में प्रयुक्त संधि का सही नाम चुनिए। तो निराधार में जो प्रयुक्त सही जो संधि है उनका सही नाम चुनना है, ये रहेगा विसर्ग रहेगा, क्योंकि निराधन मतलब निराधार में विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है निह। यहाँ पर क्या लिखा है, निह धन आधार यानी कि निराधार। अगले है, लोक धन अर्पण बराबर लोकार्पण में कौन सा संधि है, तो ये रहेगा दीर्घ है, क्योंकि लोक धन अर्पण, तो अ धन अ बराबर आ यानी कि लोकार्पण, तो दीर्घ संधि के अंतर्गत ये आता है। दोस्तों 60 नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या बोला गया है, तमोगुण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आपको बताना है कि तमोगुण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तम धन गुण है, तम धन गुण है, तमह धन गुण है, तमह धन गुण है। इन चारों में से जो भी आसन है वो कमेंट करके जरूर बताएं। और ये जो है विसर्ग संधि का एक उदाहरण है, ये भी बता देता हूँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।